नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दी अर्थ्स मूवमेंट यानी धरती के घुमाव के बारे में। हम लोग सब सोचते हैं कि सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है, पर क्या वास्तविकता में ये सूर्य उगता है और सूर्य ढलता है? नहीं, सूर्य नहीं उगता और सूर्य नहीं ढलता। ये हम हैं, यानी क्या, धरती जो कि घूम रही है, यानी धरती उग रही है और धरती ढल रही है, ना कि सूर्य। सबसे पहले जानेंगे। धरती का दो तरीके का घुमाव होता है, यानी धरती अंतरिक्ष में दो तरीके से घूमती है। पहला रोटेशन यानी अपने एक्सिस पे घूम रही है। दूसरा रिवॉल्यूशन यानी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो इस रोटेशन के चलते ही दिन और रात होता है। तो यहां से सनलाइट आ रहा है, एक तरफ दिन, दूसरी तरफ रात। 12 घंटे बाद ये वाला एरिया घूम के इधर आ जाएगा, तो इधर दिन हो जाएगा, फिर इधर रात हो जाएगा। और रिवॉल्यूशन के चलते क्या हो रहा है? तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365.25 दिन में, जिसके चलते सीजन्स होते हैं। और एक साल भी हम लोग इसी को बोलते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन को हम लोग एक साल बोलते हैं। और जो 1/4 डे है, उसको हम लोग एक बार काउंट करने के लिए 4 साल में 4 बार 1/4 4 बार काउंट कर लेते हैं, तो लीप ईयर बन जाता है। यानी हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। अगला जानते हैं, डे एंड नाइट क्यों होता है? सिंपल से समझते हैं थोड़ा डिटेल में, फटाफट। धरती के रोटेशन के चलते अपने एक्सिस पे क्या होता है, जहां पे सूर्य का किरण पड़ता है उधर दिन होता है और उल्टी साइड रात होता है। सिंपल लॉजिक। तो ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ये सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में होता तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता, लेकिन ये टिल्टेड है। इसलिए कभी 13 घंटे का दिन होता है, कभी 14 घंटे का दिन होता है, कभी 14 घंटे का रात भी होता है। समझ में आ गया? तो आगे जानते हैं। तो सन स्टेशनरी है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सन स्टेशनरी है जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो स्टेशनरी घर है, पेड़ है, वो सब मूव कर रहा है। तो ये बस एक इल्यूजन है हम लोग के लिए कि सूर्य मूव कर रहा है। सूर्य मूव नहीं कर रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं। अर्थ मूव कर रहा है। समझ आ गया? सिंपल सा लॉजिक है, डे एंड नाइट। सिंपल, बहुत इजी, बहुत आसान। आगे देखते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन के बारे में। जब अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, ये रहा अपना धरती, रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। कितने स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है भाई? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना किलोमीटर पर आवर है भाई? गिनने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सिंपल 365 1/4 डेज। 1/4 डे को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा दिन गिन लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक। 4 साल के बाद जो एक्स्ट्रा दिन हम लोग गिनते हैं उसको बोलते हैं लीप ईयर। हर 4 साल बाद, जैसे 2028 होगा एक लीप ईयर, उस 28 के बाद 4 साल बाद आएगा लीप ईयर। समझ में आ गया? सिंपल। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। रात और दिन अलग अलग लेंथ का क्यों होता है? जैसे 12 घंटे का नहीं होता है, 13 घंटे का होता है, 14 घंटे का होता है। क्यों होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि धरती है ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, सेंटर पे नहीं है। एक्सिस है 66.5, एक एंगल पे टिल्टेड है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए एक एंगल पे टिल्टेड है यहां पे। इसीलिए लेंथ अलग अलग होता है, डे और नाइट का, दिन और रात का लेंथ अलग अलग होता है टिल्ट के चलते। ठीक है, ये लीप ईयर का कैलकुलेशन बताया। सिंपल सा लॉजिक है। ये बक्से में क्या क्या बताया भैया? तो विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब आता है? दिसंबर के आसपास। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर होता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है यहाँ पे, विंटर है यहाँ पे दिसंबर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्यों है भैया? बताइए।
सो इस टिल्ट के चलते आप देख सकते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये सन से दूर है ना, और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये ज़्यादा नज़दीक है, तो ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है इधर। ठीक है, उसी प्रकार से उल्टा होता है। समर यानी जून के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, यहां पे देखिए ना। सो समर यानी जून के आसपास जो ये है टिल्ट के चलते ये देखिए आप, जो साउथ पोल है ये दूर हो गया, नॉर्थ पोल थोड़ा नजदीक हो गया, ऐसे टिल्टेड है ऐसे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सो द अल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन, तो ये क्या बोल रहा है। सो in the course of a year, the Earth's revolution round the sun is inclined by 66 to the plane of the applicable. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक साल में एक समय ऐसा आता है जब सन इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, एक समय आता है जब सन इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। तो ये कब होता है, साल में 2 दिन होता है। तो यूजुअली 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है यूजुअली। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल 365 दिन नहीं होता है, इसलिए कभी आगे पीछे भी हो सकता है एक आध दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर को लेके चलते हैं। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन जो सन होता है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। तो इस दोनों दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सेस। जब सन इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है और इक्वल सेम समान रात और समान दिन होता है तो उसको हम लोग इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। देख लीजिए, इक्विनॉक्सेस 21 मार्च को आया इक्विनॉक्स और आया 23 सितंबर को आया इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया। सो आफ्टर द मार्च इक्विनॉक्स यानी 23 मार्च के बाद जो सन होता है वो हमको महसूस होता है कि वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, और वर्टिकली एबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, देख लीजिए यहां पे सो मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर है पहले सन, यहाँ पे दिख रहा है इक्वेटर 21 मार्च को, और जैसे जैसे समय पार होते जाता है ये ऊपर की ओर जाता है, सन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। सन हम लोग को लग रहा है कि ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट हो जाता है सन ऊपर, यहां पे देखिए ना, यहां पे इक्वेटर से जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। देख लीजिए 21 जून को समर सोल्स्टाइस, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ चुका है तो उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, सिंपल। सन वर्टिकली ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ जाता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो जिधर ज्यादा रोशनी आएगा उधर ज्यादा दिन पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। इक्विनॉक्स समझ में आ गया। सो इक्विनॉक्स के बाद सन चल जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तक जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। तो वहां तक जब पहुंचता है तो सबसे लंबा दिन होता है और उस दिन को हम लोग बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, जो कि अराउंड कब होता है, 21 जून के आसपास होता है। ये देख लीजिए 21 जून के आसपास होता है, उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, समर सोल्स्टाइस। सो समर सोल्स्टाइस होने के बाद जो सन होता है वापस नीचे आने लगता है। देख लीजिए आप लोग, सन वापस नीचे आने लगा।
सन वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखिए ना, यहाँ पे इक्विनॉक्सेस यहाँ पे है, हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं ना, हम लोग यहाँ पे है, मान लीजिए इक्विनॉक्स यहाँ पे है, तो सबसे पहले लग रहा है कि सन ऊपर जा रहा है, सन गया ऊपर, ठीक है। अब सन वापस रिवर्स हो रहा है, सन नीचे आ रहा है, तो सन नीचे आ रहा है, ऊपर गया था पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो समर सोल्स्टिस हो गया। अब जब नीचे आया तो फिर से इक्विनॉक्स होगा, तो जब फिर से इक्विनॉक्स होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिर से इक्विनॉक्स होगा ना भाई, 2 इक्विनॉक्सेस होता है, तो हम लोग पढ़ लिए, तो फिर से इक्विनॉक्स हो गया, तो वो सितंबर वाला भी इक्विनॉक्स आ गया, तो 23 सितंबर को हो गया, तो इक्विनॉक्स हो गया, ठीक है। तो अब ऊपर आया था तो अब नीचे जाएगा, नीचे कहां तक जाएगा भैया, नीचे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, जो कि है 23.5 डिग्री साउथ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा। ऊपर गया था तो समर सोल्स्टिस हुआ था, नीचे जाएगा तो विंटर सोल्स्टिस होगा। जब विंटर सोल्स्टिस हुआ नीचे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा भैया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठंडा पड़ेगा ना, क्योंकि सन तो चला गया नीचे, इक्वेटर के नीचे चला गया, तो उसके चलते ऊपर ठंडा पड़ेगा, इसीलिए विंटर सोल्स्टिस हो गया। और लगभग ये कब पड़ता है, लगभग ये 22 दिसंबर के आसपास पड़ता है। सिंपल सा लॉजिक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, इस फिगर को आप याद रख लीजिए। सन यहाँ पे है इक्विनॉक्सेस में, लगभग इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर से ऊपर चला जाएगा तो समर सोल्स्टिस आ जाएगा, फिर वापस इक्वेटर पे आएगा, फिर से इक्विनॉक्स आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, विंटर सोल्स्टिस आएगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ये तो ठीक है, बियॉन्ड इतना 6 months ऑफ डार्कनेस, 6 months ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट, ऑलवेज कोल्ड, सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, तो सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर, ये भी सिंपल सा लॉजिक है भैया। समर है तो गर्मी पड़ेगा, विंटर है तो ठंडा पड़ेगा। अब समर है तो गर्मी क्यों पड़ेगा, ये समझाया इसमें। तो समर है तो गर्मी क्यों पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि समर है तो एकदम ऊपर है, इक्विनॉक्स पे है, इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है तो वर्टिकल गिर रहा है, सनरेज वर्टिकल गिर रहा है भैया। तो सनरेज वर्टिकल गिर रहा है तो जो हीट होगा एक स्मॉल एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर गिरेगा। आप जैसे क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग यूज करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, उससे आग भी लग सकता है। तो उसी तरीके से जब वो वर्टिकल है तो एक एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो समर, तो हॉट, गर्मी बढ़ेगी तो समर सीजन होगा, तो समर में इसीलिए ज्यादा गर्मी लगता है। विंटर में क्या है, तो विंटर में हम लोग का भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन दूर चला गया है, सन चला गया है कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला गया है तो रेस जो आएगी वो ऑब्लिक आएगी, ऑब्लिक आएगी मतलब जो हीट है वो स्प्रेड हो गया है, लार्ज एरिया में स्प्रेड हो चुका है। तो लार्ज एरिया में अगर हम लोग स्प्रेड कर दिए हैं तो टेम्परेचर घट गया है, टेम्परेचर घट गया है तो भैया विंटर थोड़ा ठंड लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है समर और विंटर में क्या है, ठीक, सिंपल गजब। सो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट तो हम ये पहले भी बता चुके थे, ठीक है। सो बस इतना है, सो इतना ही इंपॉर्टेंट था ये द अर्थ मूवमेंट के टॉपिक पे। तो अगले बार हम लोग नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू।